स्वागत है इस एनर्जेटिक एग्जाम रिव्यू सेशन में। आज का हमारा फोकस एकदम क्लियर है, मौर्यन एम्पायर, उनकी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस और कल्चरल लीप्स जिसने पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सच में एक मास्टर क्लास है स्टेट क्राफ्ट की, जिसे समझना हिस्ट्री एग्जाम्स के लिए और वैसे भी बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आज के सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम कवर करने वाले हैं फोर्जिंग द फर्स्ट एम्पायर, उसके बाद एंशिएंट स्टेट और उसके मॉडर्न मिरर्स, फिर अशोका और बुद्धिज्म का फैलाव देखेंगे, उसके बाद आर्किटेक्चर यानी पिलर्स, पैलेसेस और केव्स, और लास्ट में समझेंगे द एम्पायर्स डिक्लाइन। तो पहला हिस्सा, फोर्जिंग द फर्स्ट एम्पायर, द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को गहराई से समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिर इतने बड़े उपमहाद्वीप को इतने तेजी से एकजुट कैसे किया गया। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य नंदा डायनेस्टी को हटाकर पावर में आते हैं। फिर 298 BCE में बिंदुसार थ्रोन लेते हैं। 268 BCE में सक्सेशन स्ट्रगल के बाद अशोका का उदय होता है और 184 BCE में एक अचानक और नाटकीय अंत, एकदम स्विफ्ट राइज और उतना ही ड्रामेटिक फॉल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। इन शासकों के ओरिजिन्स को लेकर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स काफी डिवाइडेड हैं। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स कहती हैं कि मौर्यास के ओरिजिन्स हम्बल थे, शूद्र ओरिजिन्स, जहां चंद्रगुप्त को एक शिकारी की बेटी से जोड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स कहती हैं कि नहीं, वो क्षत्रिय मौर्य क्लैन से थे, एक ऐसे इलाके से जहां बहुत सारे मोर यानी पीकॉक्स पाए जाते थे। ये कॉन्ट्रास्ट याद रखना काफी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, एंशिएंट स्टेट मॉडर्न मिरर्स, द ब्यूरोक्रेटिक इंजन। ओरिजिन स्टोरी से निकलकर अब हम सीधे उस स्टेट मशीनरी के अंदर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इनके प्राचीन रोल्स फ्लॉलेसली आज के आधुनिक गवर्नमेंट ऑफिसेस से मैच करते हैं। इस इमेज को अगर हम ध्यान से देखें तो 250 BCE तक आते आते साम्राज्य का ज्योग्राफी इतना मैसिव हो चुका था कि उसे हैंडल करना कोई आम बात नहीं थी। इतने बड़े अनप्रेसिडेंटेड एरिया को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और सक्षम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत पड़नी ही थी। और ये सिस्टम ग्राउंडेड था चाणक्य के अर्थशास्त्र में। यहाँ सप्तांगा थ्योरी आती है, जिसके मुताबिक राज्य के 7 वाइटल एलिमेंट्स थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव धागे आखिरकार सेंटर पर आके मिलते थे, यानी कि किंग, राजा ही सब कुछ था। ये पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक हाईली एफिशिएंट टॉप डाउन हायरार्की के जरिए चलता था। टॉप पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां किंग की मदद के लिए मंत्री परिषद थी। फिर प्रोविंशियल लेवल, जहां 4 प्रोविंसेस और मगधा थे, जिनकी देखरेख रॉयल फैमिली करती थी। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल को प्रदेशिका और राजुकाज मैनेज करते थे। और सबसे आखिर में विलेज लेवल, जिसकी जिम्मेदारी ग्रामिका और विलेज एल्डर्स की थी। पावर का एकदम फ्लॉलेस डेलीगेशन। अब इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इन एंशिएंट मौर्यन ऑफिसेस को बस आज की सिविल सर्विसेज से लिंक कर लीजिए। मंत्री परिषद को आज की पार्लियामेंट्री कैबिनेट समझ लीजिए, जो एग्जीक्यूटिव हेड को एडवाइस करती है। समाहर्ता हो गए आपके चीफ रेवेन्यू कलेक्टर। राजुकास को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की तरह देखिए, जो लोकल जस्टिस और रेवेन्यू देखते हैं। और पाटलिपुत्र के कमिटीज, वो बिल्कुल आज की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की तरह कॉमर्स और वेलफेयर मैनेज करती थी। है ना आसान? एक और वर्ड जो एग्जाम्स में बार बार आता है वो है सीता। ये स्टेट ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी, जिसकी देखरेख सीता अध्यक्षा करते थे। एक इतनी मैसिव आर्मी को मेंटेन करने के लिए और पूरे एम्पायर की इकोनॉमिक लाइफ ब्लड चलाने के लिए रिसोर्सेज पर स्टेट की ऐसी मोनोपोली बहुत क्रूशल थी। और टॉप लेवल पे सेंट्रलाइज्ड पावर का स्केल समझने के लिए तीर्थास को जानना जरूरी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के ऑफिशियल्स थे और इनकी संख्या एग्जैक्टली 18 यानी 18 होती थी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अशोका एंड बुद्धिज्म्स स्प्रेड, अ कल्चरल शिफ्ट। कलिंगा वॉर के बाद का टाइम पीरियड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बड़ा ड्रामेटिक शिफ्ट आता है जहां विजय की पूरी डेफिनेशन ही बदल गई। साम्राज्य ने मिलिट्री एक्सपेंशन का रास्ता छोड़ दिया। फोकस युद्ध से शिफ्ट होकर आइडियोलॉजी और पीस पर आ गया। इस पॉलिसी शिफ्ट को हम भेरी घोषा से धम्मा घोषा तक का सफर कहते हैं, यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज अब शांति और मोरालिटी की ध्वनि में बदल चुकी थी। ध्यान रखिए, अशोका का धम्मा कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही आगे की सोच रखने वाली वेलफेयर पॉलिसी थी।
इसके कोर टेनेट्स क्या थे? अहिंसा का पालन, पशु बलि पर रोक, सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस। राजा को अपनी प्रजा का पिता माना गया। स्लेव्स, एल्डर्स और टीचर्स के साथ मानवीय व्यवहार, पब्लिक वेलफेयर के लिए धम्मा महामत्तास की नियुक्ति और यहाँ तक कि श्रीलंका और सेंट्रल एशिया जैसे इलाकों में मिशनरीज भेजना। एक विशाल और डाइवर्स पॉपुलेशन को स्पिरिचुअली यूनाइट करने का ये एक शानदार तरीका था। सेक्शन 4, पिलर्स, पैलेसेस एंड केव्स, द आर्किटेक्चरल लेगेसी। स्पिरिचुअल एक्सपेंशन तो चल ही रहा था, पर साथ ही साथ मौर्यन पीरियड में लार्ज स्केल स्टोन मेसनरी की भी शुरुआत हुई, जिससे ऐसी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बने जो आज भी हमें हैरान करते हैं। ये एक बहुत ही टेस्टेबल कंपैरिजन है। पर्शियन इन्फ्लुएंसेस अपनी जगह थे, पर मौर्यन मोनोलिथिक पिलर्स एक बिल्कुल अलग इंजीनियरिंग मार्वल थे। मौर्यन पिलर्स सर्कुलर और स्मूथ मोनोलिथ्स होते थे, यानी एक ही पत्थर से बने हुए, बिना किसी बेस के, और उनके टॉप पर एक बल्जिंग लोटस होता था। वहीं पर्शियन पिलर्स अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बने थे। उनका सरफेस फ्लूटेड होता था, उनका एक प्रॉपर बेस होता था और उनका लोटस बल्जिंग नहीं होता था। अगर मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर की बात करें तो इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ थी कोर्ट आर्ट, जैसे रॉयल पैलेसेस, सांची जैसे मैसिव स्टूपास और एडिक्ट पिलर्स, जो मोस्टली पॉलिटिकल मैसेजिंग और स्टेट पावर शो करने के लिए थे। दूसरी तरफ पॉपुलर आर्ट, जैसे केव आर्ट्स और टेराकोटा पॉटरी। अशोका के टाइम पे स्टूपास, जो एक्चुअली बरियल माउंट्स थे जिसमें रेलिक्स रखे जाते थे, उनका मैसिवली एक्सपेंशन हुआ। और आजीविका या बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जो केव्स बनाए गए, उनके अंदर की हाईली पॉलिश्ड सर्फेसेस आज तक एक मिस्ट्री से कम नहीं है। इस दौर की मटेरियल प्रोस्पेरिटी को दर्शाने वाली एक और महत्वपूर्ण चीज थी NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड रेयर। ये एक बहुत ही चमकदार, लस्ट्रस लग्जरी पॉटरी थे। पटलीपुत्र जैसे गैंगेटिक सेंटर्स में इसका पाया जाना बताता है कि उस वक्त का मटेरियल कल्चर कितनी तेजी से विकास कर रहा था। पर अब यहाँ एक क्रिटिकल हिस्टोरिकल सवाल पैदा होता है। इतना एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट, इतनी वेल्थ, इतनी बड़ी मिलिट्री होने के बावजूद अशोका की मृत्यु के सिर्फ 50 साल के अंदर ये पूरा कॉन्टिनेंटल एम्पायर अचानक कोलैप्स कैसे हो गया? आखिरी सेक्शन पर आते हैं, द एम्पायर्स डिक्लाइन, सिस्टमिक फेलियर्स। यहाँ हम स्टेट मशीनरी के बिखरने की वजह समझेंगे, जो डीपली फाइनेंशियल और ब्यूरोक्रेटिक एग्जॉशन से जुड़ी थी। ये डिसइंटीग्रेशन होने के कुछ सॉलिड रीजंस थे। पहला, अशोका के बाद सक्सेशन में वीक किंग्स आए जो इतने बड़े टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर आई आर्थिक परेशानी। इतनी मैसिव ब्यूरोक्रेसी और आर्मी मेंटेन करने का पैसा कहाँ से आएगा? इस चक्कर में पब्लिक पर हेवी टैक्सेस लगाए गए, जिससे लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ने लगा। इसके अलावा बुद्धिज्म के प्रसार में काफी स्टेट फंड्स डाइवर्ट हुए, प्रोविंशियल ऑफिशियल्स करप्ट और ऑप्रेसिव हो गए थे, और तो और वल्नरेबल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। मतलब साम्राज्य अपने ही वजन तले दबने लगा था। और आखिरकार 184 BCE में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मिलिट्री ने अपने ही वीकेंड थ्रोन पर टर्न किया। जनरल पुष्यमित्र शुंगा ने आखिरी मौर्यन किंग बृहद्रथा की हत्या कर दी और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और इसे घटना के साथ ही सदियों से चल रही इस शानदार मौर्यन डायनेस्टी का एक डेफिनेटिव एंड हो गया। इस एग्जाम रिव्यू को रैप अप करते हुए एक विचार जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। अगर मॉडर्न गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट इतना फ्लॉलेस और एडवांस था, तो क्या किसी भी स्टेट के पतन के बीच उसकी सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स में ही छिपे होते हैं? क्या वही सेंट्रलाइज्ड शक्ति जिसने एंशिएंट दुनिया के सबसे महान साम्राज्य का निर्माण किया, आखिरकार उसके विनाश की वजह बन गई? इस सवाल के साथ इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए और इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान से सोचिए।